नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपना इस चैनल पर। हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 सीईटी के समान पात्रता परीक्षा दोनों लेवल के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है, ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल। आप जरूर इस क्लास को देखिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। आज 51 इस वीडियो में हम 51 सवाल से शुरू करने जा रहे हैं। मित्र आपको बता दूं, एक्सप्लेन के साथ आपको आंसर देखना है तो पीडीएफ के रूप में तो अपना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहां जाकर जरूर जुड़िएगा। चलिए 51 सवाल देख लेते हैं। किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय में रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए? कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने रामकृष्ण मिशन है उसके स्वामी के रूप में अंतिम समय अपना व्यतीत किया? अजीत सिंह थे, अरविंदो घोष थे, जतेंद्र नाथ बंदोपाध्याय थे या हेमचंद्र कानून को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये पूछे जाने योग्य सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, जतेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, जिनको निरालंब स्वामी ने उपनाम से भी जाना जाता है, निरालंब स्वामी। अपने अंतिम समय में इन्होंने रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए थे। प्रारंभिक जीवन में ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1877 को और मृत्यु 1930 में इनकी हुई थी। इन्होंने क्रांतिकारी जीवन में महर्षि अरविंदो के साथ अनुशीलन समिति में ये रहे थे। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ए ह्यूम ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने या बदरुद्दीन तैयब जी ने? 52 का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक ए ह्यूम थे। इनका प्रथम अधिवेशन है वो 28 से 31 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले मित्रों आपको बता दूं, प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, 1885 में हुआ था। सेकंड इसका अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1886 में कलकत्ता में हुआ था, तब दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी और इसमें सदस्य थे 436। और तृतीय अधिवेशन है वो 1887 में हुआ था, यानी लगातार हुए थे ये। वो हुआ था मद्रास में और तब इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा है वो हुआ था 1888 में इलाहाबाद में, उसमें 1248 सदस्यों ने भाग लिया और तब इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 सवाल, रॉलेट जो अधिनियम एक्ट है 1919 समयिक रूप से वो क्या था? सभी प्रकार के जन आंदोलन को प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिपादित किया गया था, या इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? इसने शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की अनुमति दी थी या ये असहयोग आंदोलन के विरुद्ध था? ऑप्शन बी करेक्ट है, राजनीतिक गतिविधियों को दबाया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी रॉलेट एक्ट ने, जो कि केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, जलियांवाला बाग कांड है वो कहाँ हुआ था? कश्मीर में, दिल्ली में, केरल में, पंजाब में? जलियांवाला बाग कांड है वो कहाँ हुआ था? मतलब आपको बता दूं मेरी आवाज़ थोड़ी दबी हुई है, मेरे थोड़ी वायरस जुकाम की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं समझ चाहता हूँ वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, गला बैठा हुआ मेरा। जलियांवाला बाग कांड है वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी करेक्ट है, पंजाब में, जो कि रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। और अमृतसर में जो डॉक्टर सत्यपाल थे और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे उनको बिना किसी कारण गिरफ्तारी किया, इसलिए उसके विरोध में ये एक सभा का आयोजन हुआ था अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो इसके विरोध में एक बहुत अच्छा सवाल बनता भी है कि नाइट ड्यूटी की उपाधि लौटाने वाले कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कर्नल एडवर्ड हैरी डायर थे, उन्होंने बिना चेतावनी दिए यहाँ सैनिकों से गोलियां चलवाई थी और लगभग 1000 लोग मारे गए थे यहाँ। और सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए अंतर समिति का भी गठन किया था, ये भी सवाल बनता है, जिसकी रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा भी दी थी। तो यहाँ से जुड़े बहुत 2-3 सवाल अच्छे से बनते हैं। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन, निम्न में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इनमें से महादेव देसाई को, दयानंद सरस्वती को, आचार्य नरेंद्र देव को या गोपाल कृष्ण गोखले को?
55 का ऑप्शन डी होगा गोपाल कृष्ण गोखले को। और इसके अतिरिक्त आपको बता दूं, जो महात्मा गांधी जी थे वो लियो टॉलस्टॉय को भी अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, लियो टॉलस्टॉय से भी प्रेरित थे। नेक्स्ट है 56 सवाल आ रहा है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? बादशाही आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, देवबंद आंदोलन या सुल्तानी आंदोलन? 56 का ऑप्शन बी होगा खिलाफत आंदोलन का, जो कि शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों बंधु द्वारा ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और मोहम्मद अली ने कामरेड समाचार पत्रों के माध्यम से भी खिलाफत आंदोलन का प्रसार किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? 1880 में, 1900 में, 1920 में, 1940 में? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की गांधी जी ने शुरुआत की थी। आंदोलन को इसको चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना हुई थी। 5 फरवरी 1922 को जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है वहाँ का स्थान चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के जुलूस से जो झड़प हुई थी, जिसमें थाने के आगे क्रूर भीड़ ने भगवान दास अहीर के नेतृत्व में 22 सिपाहियों की भी मृत्यु हो गई। इससे आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन ने वापस ले लिया, यानी स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, पूना समझौता आया 1932 पर के बीच हस्ताक्षर हुए थे, यानी पूना समझौता किसके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी और वायसराय इरविन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी और मैकडोनाल्ड? 58 का ऑप्शन ए करेक्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था 16 अगस्त 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये हुआ था अपने 26 सितंबर 1932 को, मैंने 16 अगस्त बता दी, 16 अगस्त डेट नहीं थी, 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 सवाल, 59 सवाल है कि 1942 में निम्न में से कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? कैबिनेट मिशन था या क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन या सार्जेंट कमीशन? बी करेक्ट, वो था क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्रिप्स मिशन जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे उसकी अध्यक्षता में ये आया था, इसलिए इसका नाम ये भारत आया था 23 मार्च 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 60वां सवाल है कि निम्न में से किसने जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था? ये नारा देने वाले कौन थे? इंदिरा गांधी, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई? सर का ऑप्शन सी होगा लाल बहादुर शास्त्री। ये सर्वप्रथम नारा 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रधानमंत्री फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, जिन्होंने बाद में इसमें जय विज्ञान शब्द भी जोड़ा, तो इसके जोड़ने से ये नारा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान बन गया, यानी जय विज्ञान शब्द है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। 61वां सवाल है 61 क्वेश्चन, भारत रेगिस्तान के उत्तर में स्थित कर्क रेखा के, भूमध्य रेखा के, प्रधान मध्यान्ह के या मकर रेखा के? तो ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा जो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 47 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य ये भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा भी जिसको कहा जाता है, शून्य डिग्री रेखा भी कहा जाता है, वह पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है, यानी बीच में से यह पृथ्वी को 2 गोलार्ध उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में भी विभाजित करती है। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है यह कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्य, सतपुड़ा, अरावली या सह्याद्री? ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला जो भारत का सबसे पुराना पहाड़ है, गुजरात के खेड़ब्रह्म से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई, यानी दिल्ली में 700, राजस्थान में इसकी 592 है, दिल्ली के रामगढ़ पहाड़ी तक है, गुजरात के खेड़ब्रह्म से लगा करके। इसका निर्माण है वो प्री क्रिम्बियन काल में हुआ था। यह भारत की नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे प्राचीनतम ये पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो माउंट आबू में, गुरु शिखर 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, अंशुबा झील है वो कहाँ स्थित है? ओडिशा में, असम में, उत्तराखंड में, बिहार में? तो वो ओडिशा में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अंशुबा झील भारत का ओडिशा राज्य के जो कटक जिला है उसमें महानदी के तट पर यह मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है कि निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है?
चिनाब, ब्यास, रावी, गोमती। 64 का ऑप्शन डी होगा, गोमती वो नहीं है। चिनाब, ब्यास और रावी ये सिंधु नदी की सहायक नदी। गोमती वो गंगा की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 सवाल पूछ रहा है अपने को कि उत्तरी भारत के राज्यों में जो कपास की खेती है रेगिस्तान कृषि ऋतु के दौरान की जाती है। कपास की खेती रबी के फसलों के दौरान, खरीफ की फसल में आती है, जायद में या ठंड में। 65 का ऑप्शन बी खरीफ की फसल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? ब्रह्मपुत्र घाटी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी या गोदावरी घाटी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, दामोदर घाटी, जो कि कोयला का सर्वाधिक समृद्ध है क्षेत्र है। देश में 90% से अधिक कोयला भंडार है वो, यहाँ गोंडवाना कोयले का योगदान है। पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है वो ऊपरी दामोदर घाटी में है, वो भी जो कि देश का सबसे महत्वपूर्ण बड़ा कोयला क्षेत्र है, और ये भी गोंडवाना क्षेत्र में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्न में से किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है? ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, नर्मदा या गोदावरी। 67 का ऑप्शन सी नर्मदा नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा घाटी की ये सबसे बड़ी परियोजना है, जिसमें इस नदी पर 30 बांध है। सबसे बड़ा जो सरदार सरोवर बांध सबसे बड़ा है, जो गुजरात राज्य के भरूच जिले के नुआगम नामक स्थान पर बनाया गया है वो। और ये बांध 4 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी और बिजली की आपूर्ति करता है। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, मानसून के दौरान निम्न में से किन हवाओं के कारण भारत के अधिकांश भागों में वर्षा होती है? मानसून के दौरान भारत के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। किसमें? दक्षिण पूर्वी हवाएं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं या उत्तरी पूर्वी हवाएं। कौन सी हवाओं के कारण? 68 का ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी हवाएं, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा जो 15 जून से प्रारंभ होती है और 15 सितंबर तक होती रहती है। और भारत के लगभग 70% से अधिक वर्षा वो इन्हीं पवनों द्वारा होती है। 70% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम पवनों से। दक्षिण पश्चिम मानसून है, इन पवनों की 2 शाखाएं, अरब सागर की मानसून पवन है और बंगाल की खाड़ी की मानसून पवन है। मानसूनी पवन है वो 1 जून को केरल तट पर आती है, 15 जुलाई तक यह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन है, हिल स्टेशन जो माथेरान है वो किस राज्य में स्थित है? हिल स्टेशन माथेरान का संबंध किस राज्य से? मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से। ऑप्शन बी करेक्ट, महाराष्ट्र से है, इनका संबंध है वो महाराष्ट्र राज्य से। माथेरान जो मुंबई से 110 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले में मौजूद है, और यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर है। 17वां क्वेश्चन है, किस नदी की द्रि, मथुन, तलोन, एमे, आई, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां? कावेरी की, दिबांग की, लोहित की, गोदावरी की। ऑप्शन बी ये सारी दिबांग की सहायक नदियां। दिबांग नदी है, ये दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी मानी जाती है। यह भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में बहती है, असम और अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी सहायक नदियों में यह मथुन है, तलोन, एमे, आई, एमरा और दिबांग खुद है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, 71वां क्वेश्चन है कि सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ रिक्त स्थान द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू, किरण देसाई, के नटवर सिंह, के एम ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू, जो कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है इनका 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17। 72 का ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 14, जो कि यह भारतीय संविधान में समता के अधिकार का वर्णन है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। इसमें अनुच्छेद 14 है, उसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित है वो नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में यह जो विधि के समक्ष समता है यह विचार है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से ये लिया गया है। और एक और शब्द आता है विधियों के समान संरक्षण, ये तो विधि के समक्ष है, विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा वो अमेरिकी संविधान से, ये भी ध्यान रखना। और विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा है वो जापानी संविधान की, यानी थोड़े इन तीनों शब्दों में फर्क है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन है अपने को पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद 19। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान है किस बारे में? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कि 36 से अनुच्छेद 51 तक है ये, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इनमें जो अनुच्छेद 42 है वो कहता है कि काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाएं और प्रसूति सहायता का ये उपबंध करता है। कौन सा अनुच्छेद 42? बहुत अच्छा सवाल है ये भाई। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन, यह पूछ रहा है कि अनुच्छेद रिक्त स्थान राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? 360, 368, 365 या 356? 75 का ऑप्शन ए होगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 सवाल है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो 13 दिनों का था? अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिनों का कार्यकाल, मोरारजी देसाई का, चरण सिंह का, जवाहरलाल नेहरू का? 76 का ऑप्शन ए करेक्ट, अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिनों के लिए ये बने थे 1998 से 1999 के बीच, नहीं सॉरी 1996 में पहले बने 13 दिनों के लिए, फिर इसके बाद ये 1998 से 99 और 1999 से 2004 तक भी ये प्रधानमंत्री रहे, यानी 3 बार बने थे। सबसे कम यही बने थे 13 दिनों के लिए। ये भारत रत्न सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री थे। 25 दिसंबर 1924 को इनका ग्वालियर में जन्म हुआ था। ये 3 अलग अलग बार प्रधानमंत्री बने थे, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? धन विधेयक के बारे में कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्री, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के उपराष्ट्रपति? ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है वो धन विधेयक के बारे में वर्णन करता है। कौन सा? अनुच्छेद 110 सी, ध्यान रखना। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय वो अंतिम होगा। इस निर्णय को किसी न्यायालय या संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती भी नहीं दी जा सकती, ये भी ध्यान रखना। जब राष्ट्रपति के पास इस विधेयक को भेजा जाता है तब उस पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक है वो लिखा होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति है वो नहीं ली जाती इसमें। 78 सवाल है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ निम्न में से रिक्त स्थान को छोड़कर सभी होता है। कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए, विधायिका न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप न करे, उत्तरदायित्व का अभाव, न्यायाधीश बिना भय के अपना कार्य कर सके। 78 का ऑप्शन सी होगा, उत्तरदायित्व का अभाव है, ये नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 सवाल है, पूछ रहा है कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी, अब जो पुडुचेरी हो गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? कौन सा संविधान संशोधन? 28वां, 12वां, 14वां या 32वां संवैधानिक संशोधन? 79 का ऑप्शन सी होगा, 14वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ वो 1962 को हुआ था। इस अधिनियम में जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उसको प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया और इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 80वां सवाल पूछ रहा है कि संविधान जो प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्न में से किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? 7वीं, 9वीं, 8वीं या 10वीं? ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 सवाल साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि एक दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है उसमें बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर दिखाई देती है और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर दिखाई देती है, इसे क्या कहा जाता है? अनियमित परिवर्तन, परावर्तन, पार्श्वीय व्युत्क्रम, बहुपरावर्तन या नियमित परावर्तन? ऑप्शन बी होगा वो पार्श्वीय व्युत्क्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 सवाल, दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में ये अंतर कितना होगा वो बताना। 86, 64, 54, 72? तो वो होगा 54 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, सही खाद्य श्रृंखला को पहचानना। इसमें कौन सी खाद्य श्रृंखला? घास को खरगोश और खरगोश को लोमड़ी खाएगी। कौन सी खाद्य श्रृंखला? अपघटन खाद्य श्रृंखला, धारक खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला या पैरासिटिक खाद्य श्रृंखला? 83 का ऑप्शन सी होगा, चारण खाद्य श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84,
इसके बारे में थोड़ा मित्रों मैं बताता हूँ। ये चारण खाद्य श्रृंखला क्या होती है। इसमें जो खाद्य श्रृंखला है वो सामान्य रूप से दो प्रकार की होती है, चारण खाद्य श्रृंखला और अपराध्य खाद्य श्रृंखला। जो चारण खाद्य श्रृंखला उसमें पौधे यानी जो उत्पादक होते हैं वहाँ से यह आरंभ होकर मांसाहारी तक उपभोक्ता तक ये जाती है, जिसमें शाकाहारी व मध्यम स्तर में होता है। शाकाहारी यानी कि ये पौधे घास हो गया, फिर शाकाहारी मध्यम स्तर खरगोश और अंतिम मांसाहारी उत्पादन है। मांसाहारी जो तृतीय उपभोक्ता माना जाता है लोमड़ी, उस तक ये जाती है। और जो अपराध्य खाद्य श्रृंखला चारण खाद्य श्रृंखला से प्राप्त जो मृत पदार्थों पर वो निर्भर है, इसमें कार्बनिक पदार्थ का अपघटन सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट शांत घाटी आंदोलन साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 में किस राज्य में शुरू किया गया था वो बताना है। केरल में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट है, केरल में। ये एक जैव संरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व है शांत घाटी साइलेंट वैली। यहाँ इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो केरल राज्य सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजना के विरोध में यह की गई थी और ये एक सफल आंदोलन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन है वो कहाँ स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। 95 का ऑप्शन ये होगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है। ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के जो दक्षिण भाग है गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है कि हमारे निम्न में से किस अम्ल का उपयोग प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। बोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। 86 का ऑप्शन ये होगा बोरिक अम्ल। इसको हाइड्रोजन बोरेट के रूप में भी जाना जाता है बोरिक अम्ल को। ये एक त्रिबेसिक एसिड है। बोरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है H3BO3 होता है और इसका उपयोग कहाँ होता है, मामूली जलने या काटने पर एंटीसेप्टिक के रूप में और आई वॉश के रूप में भी किया जाता है, यानी आँख को धोने के रूप में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती है। यूसिनोफिल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं या बेसोफिल्स। लोकप्रिय रूप से ये मानव शरीर के सैनिक कौन सी कोशिकाएं कहलाती है। 87 का ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, क्योंकि यह संक्रामक रोग है या बाहरी रोगों से अपने को बचाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स इनको कहते हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या है वो 6 से 11,000 प्रति क्यूबिक मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 बहुत अच्छा सवाल आ रहा है कि रक्त का द्रव घटक कौन सा है। प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कोशिकाएं या प्लाज्मा या लाल रुधिर कोशिकाएं। ऑप्शन सी होगा प्लाज्मा। यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है जो कि लगभग 60% होता है। इस प्लाज्मा का 90% भाग जल, 7% प्रोटीन और शेष पदार्थ है उनकी मात्रा बहुत कम होती है। इनका कार्य क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन है और हार्मोन का शरीर में संवहन इसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। इनमें से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। ऑप्शन सी करेक्ट होगा विटामिन सी। इसकी कमी से स्क्रीव रोग हो जाता है और ये जल में घुलनशील विटामिन ए भी ध्यान रखना। इसका प्रमुख स्रोत नींबू वंश के जो फल है वो होते हैं विटामिन सी के, हरी मिर्च भी इसके अलावा। इसका रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट 90 का सवाल, क्वेश्चन नंबर 90 पूछ रहा है कि एड्स के निदान के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस, एलिसा विडाल टेस्ट या टाइफाइड टेस्ट। ऑप्शन बी होगा एलिसा टेस्ट। एलिसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी, ये इसका संक्षिप्त रूप है एलिसा। इसका विस्तारित रूप मैंने बताया एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी। इस टेस्ट का उपयोग करके मानव शरीर में जो HIV है उस संक्रमण का पता लगाया जाता है जो एड्स का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 सवाल है टपकन सिद्धांत यानी आप मात्रीय सिद्धांत है वो निम्न में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। निवेश, बचत, आय वितरण, उपयोग। 91 का ऑप्शन सी होगा आय वितरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 भारत में जो मुद्रा की दशमलव प्रणाली वो कब प्रारंभ हुई थी। 1947 में, 1952 में, 1950 में, 1957 में। दशमलव प्रणाली कब प्रारंभ हुई इंडिया में। ऑप्शन डी होगा 1957 में, 1 अप्रैल 1957 को। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है भारत नेट प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है। भारत नेट प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क वाईफाई, किसानों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट, ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी या ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ना। 93 का ऑप्शन सी होगा ग्राम पंचायतों के लिए ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94वां सवाल
94 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी वित्तीय नीति नहीं है? इनमें से खुला बाजार ऑपरेशन, कराधान, जनता से उधार लेना या जनव्यय। 94 का ऑप्शन है खुला बाजार ऑपरेशन है, वो वित्तीय नीति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मौद्रिक नीति है। खुला बाजार ऑपरेशन वित्तीय नीति ना होकर के ये मौद्रिक नीति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, भारत के बजट में निम्न में से कौन सा घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है? चालू घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा या कोई विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन सी होगा राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा होता है। ये राजकोषीय घाटा है वो राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण ये होता है, और इसकी भरपाई कौन करता है? आमतौर पर जो केंद्रीय बैंक होता है उससे उधार लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। रिक्त स्थान कंप्यूटर की मेमोरी, अरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। कौन बताएगा? स्टोरेज यूनिट, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट या लॉजिक यूनिट। 96 का ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो हर घटक को मैनेज करता है और ये इनपुट जो आउटपुट उपकरण है उनको नियंत्रित करता है, उनकी क्रियाओं को। साथ ही एलयू और मेमोरी के बीच ये डाटा के आदान प्रदान को भी निर्देशित करता है, और सीपीयू का यही भाग है जो इस बात को तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 सवाल है कि कंप्यूटर प्रणाली में टाइप, जमा या संसाधित किए जाने वाला डाटा वो क्या कहलाता है? आउटपुट, इनपुट, राउटर या मॉडेम। ऑप्शन बी होगा, वो इनपुट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कैस्परस्काई, लिनक्स, नॉर्टन या वास्ट। लिनक्स है वो नहीं है, ऑप्शन बी होगा। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, बाकी के ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। ये एक है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी होगा। 99 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का प्रयोग है वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं? नोटपैड का, एडोब एक्रोबैट रीडर का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का या वर्डपैड का। ऑप्शन बी होगा एडोब एक्रोबैट रीडर का, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है पीडीएफ है, उस फाइलों को देखने, बनाने, हेरफेर करने, प्रिंट करने और प्रतिबंधित करने का एक ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एडोब एक्रोबैट रीडर। ये वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में काम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100वां सवाल, है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ये भी क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? शिफ्ट प्लस F2, अलर्ट प्लस F2, अलर्ट प्लस CTRL प्लस F2 या कंट्रोल प्लस F2। कौन सी होगी? ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F2। इसको दबाने पर जो प्रिंट प्रीव्यू पेज है वो खुलेगा और डॉक्यूमेंट के प्रिंट होने पर यह प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जो अलर्ट और कंट्रोल प्लस F2 कुंजी है, ये दबाने पर फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स, जो डायलॉग बॉक्स होता है वो खुलता है, और अलर्ट प्लस F2 दबाने से जो सेव की गई फाइल है उनको पुनः ये सेव करती है, और शिफ्ट प्लस F2 ये कुंजी ये टेक्स्ट को कॉपी करती है। कॉपी करना तो इसको दबाना है। तो ये थे कंप्यूटर से जुड़े हुए सवाल। नेक्स्ट मैं रीजनिंग छोड़ रहा हूँ। रीजनिंग आप खुद एक्सप्लेन के तौर पर PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप इसको देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको समझाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। सीधा हिंदी का सवाल है, 116वां सवाल, हिंदी से जुड़े हुए सवाल कि अत्यल्प का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? अत्यधन अल्प, अतिधन यलप, अतिधन अल्प या अत्यधन लप। 116 का ऑप्शन सी होगा, अतिधन अल्प है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक। ऑप्शन बी परिमाणवाचक का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, जिस कर्मधारी या पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु कर्मधारी समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में साधारण प्रथम पद गौण और द्वितीय पद प्रधान होता है, यह सभी सही है। ऑप्शन डी ये सभी है वो सही है समास के संदर्भ में। जैसे द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, यानी राधा कृष्ण तो राधा और कृष्ण, और जो द्विगु समास है उसमें
पूर्व पद संख्या बोधक होगा, जैसे तेरा, चतुर्भुज। और तत्पुरुष समास है, उसमें प्रथम पद है वो विशेषण होता है और द्वितीय पद है वो विशेष्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119वां, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई, चतुर, च या रई? ऑप्शन ए करेक्ट, आई प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय भी दो प्रकार के, ये भी ध्यान रखना, कर्त प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट 120वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है? क्लत्र, दारा, योसा, उपरोक्त सभी? ऑप्शन डी, ये उपरोक्त सभी स्त्री का पर्यायवाची है। स्त्री के पर्यायवाची में नारी, महिला, सुंदरी, कांता, क्लत्र, वनिता, अबला, औरत, कामिनी, रमणी। इसके अलावा जो पत्नी है उसके भी पर्यायवाची अलग होंगे, जिसमें भार्या, अर्धांगिनी, दारा, जोरू, वामांगिनी, बहू, प्राणप्रिया, गृहलक्ष्मी, संगिनी, सहसरी, बेगम, ये सारी पत्नी के पर्यायवाची। तो स्त्री और पत्नी में थोड़ा फर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121वां, इनमें से कौन सा शब्द है वो एकत्र का विलोम है? एकत्र का विलोम होगा, कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन बी वाला, विकीर्ण। एकत्र का विकीर्ण होगा, एकता का अनेकता होगा, संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा और अनेकता का एकता होगा और जड़ का चेतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122वां, निम्न में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं, अमृत का इनमें से स्वर्ण, पारा, दूध, मोती। ऑप्शन डी करेक्ट है, मोती है वो अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। इसके अलावा स्वर्ण, पारा, दूध, जल, अन्न आदि ये अमृत का अनेकार्थक शब्द है। मोती ये जलज का अनेकार्थक शब्द है, जलज जल में जन्म लेने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, समान अधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? लाघव चिन्ह का, अल्प विराम का, अर्धविराम का, विवरण चिन्ह का? 123 का ऑप्शन बी होगा, अल्प विराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126वां है, 126वां सवाल अपने को पूछ रहा है कि कंठे महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ख, क, र, ह। 126 का ऑप्शन डी होगा, ह है वो, ये कंठे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125वां, इंक्लूसिव का हिंदी पर्याय कौन सा इनमें से? समावेशी, अनुचित, प्रासंगिक, प्रोत्साहन। 125 का ऑप्शन ए होगा, समावेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 में, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? समर्थ होना, निर्लज होना, चिकना चुपड़ा होना या मधुर भाषी होना? 126 का ऑप्शन बी होगा, निर्लज होना। नेक्स्ट 127वां क्वेश्चन है कि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1967 में, 1965 में, 1968 में या 1966 में? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1967 में। नेक्स्ट 128वां क्वेश्चन, सवाल, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये पूछ रहा है अपने को। कवित्री, इनमें शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन डी वाला, कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। 129 क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से ऑप्शन ए वाला शुद्ध है, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। नेक्स्ट 130वां क्वेश्चन है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो ऑप्शन बी है वो गलत है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यह कथन सही नहीं है। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा जो अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गैर सरकारी व्यक्ति होते हैं उनको सरकारी कार्य के संदर्भ में किसी खास मामला हो गया उसको और ध्यान आकर्षित करने, विचार विमर्श, सहमति, स्पष्टीकरण, सूचनाओं का आदान प्रदान करने हेतु इसको व्यक्तिगत स्तर पर लिखा गया पत्र है वो अर्ध सरकारी पत्र वो कहलाता है। इसका अर्ध सरकारी जो पत्र है उसका उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष में मित्रतापूर्ण भाषा में ये लिखा जाता है। इसमें अभिवादन और संबोधन का भी विशेष महत्व होता है। तो ये थे सवाल अपना हिंदी के। इंग्लिश भी मैं स्किप कर रहा हूँ, इसका भी आप एक्सप्लेन के साथ आंसर देख लेना पीडीएफ के रूप में, अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे मैं लिया चलता हूँ आपको 146वां सवाल। इंग्लिश मैंने स्किप किया मित्रों, समझ चाहता हूँ। 146वां सवाल है कि महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? ये 2022 का सवाल है। ऑप्शन ए नवंबर नहीं, ऑप्शन बी मार्च 2023 को पहला संस्करण। नेक्स्ट 147वां सवाल है कि हाल ही में किसी यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को। यह कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान आदिवासियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा ये आवासीय संस्थान भी माना जाता है। नेक्स्ट 148वां सवाल है, हाल ही में किस नेता के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लॉक सम्मान मिला है? तो ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, नेक्स्ट 149वां सवाल है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वो खिलाड़ी थे ऑप्शन ए सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन 150वां अंतिम सवाल है कि हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? पुराना सवाल है, फिलीपींस।
के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो ये थे 150 सवाल जिसमें हमने डिस्कस किया प्रैक्टिस सेट नंबर 7 दोनों लेवल के लिए समान रूप से उपयोगी। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।